नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन को करीब 4.5 महीने बीत गए हैं, लेकिन लगता है कि समाधान का रास्ता अभी और लंबा है। किसान नेता राकेश टिकैत एक महापंचायत के मंच से भी ये साफ कर चुके हैं कि आंदोलन तो दिसंबर तक चलेगा, लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से समय समय पर आंदोलन को आगे चलाने की रणनीति को बनाया जाता है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बनाई गई कमेटी ने भी अब अपनी रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन इन दिनों जिस मुद्दे को लेकर के हरियाणा पंजाब की सियासत गरमाई हुई है वो है पंजाब के बीजेपी विधायक की पिटाई का मामला। बीजेपी विधायक की पिटाई के विरोध में हरियाणा के लगभग हर जिले में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और फिर बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ आगे चर्चा करेंगे। पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग कोनों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी आज अलग अलग जगहों पर तमाम जिला में प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंचकुला में इस समय हम 17-18 चौक पर मौजूद हैं और 17-18 चौक पर ये जो एफईजी है पंजाब सरकार का बनाया गया है कि किस तरह से कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है पंजाब में, कि एक विधायक को जो है सरेआम पकड़कर जो है पीट दिया जाता है। पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। हरियाणा में जगह जगह सड़कों पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में पंजाब सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा आखिर क्यों है? सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही पंजाब के अबोहर में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की किसानों ने पिटाई कर दी और उनके कपड़े तक फाड़ दिए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। घटनाक्रम पर सीएम मनोहर लाल ने रोष जाहिर करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए घिनौने तरीके से करेंगे तो वो निंदनीय है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। और ये मैं सभी जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में अगुआ रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि एक सीमा में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार सबको कहना चाहिए। आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है और उसमें उनके कुछ लीडर्स ने अपील भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो प्रदर्शन है उसमें कोई टकराव नहीं करेंगे। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी कहेंगे, पार्टियां भी कहेंगी, कोई भी संगठन अपनी बात को कह सकता है। तो इसी में यही मर्यादा है कि कोई किसी के कार्यक्रम में अवरोध न डाले। कैथल, पंचकुला और करनाल समेत कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कुछ बीजेपी नेताओं का तो ये भी आरोप है कि बीजेपी विधायक को किसानों ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं ने पीटा है। ऐसे में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। ये एक विधायक की जो उसकी रक्षा नहीं हो सकती तो आम जनता की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन रिजाइन करे और वहां दोबारा चुनाव करवाया जाए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने वहाँ के अरुण नारंग जी के साथ जो हरकत की है वो कांग्रेस कार्यकर्ता थे। तो किसान कांग्रेस का कोई नेता भी शामिल था इसमें? सारे कांग्रेस के जो छोटे नेता, बड़े नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसमें कांग्रेस की साजिश थी। वहाँ के मुख्यमंत्री जी या वहाँ के ये पंजाब सरकार से मांग करते हैं, ये मांग करते हैं कि जितने भी लोग वहाँ थे, चाहे 300 थे, चाहे 400 थे, सबके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
भड़का के लोगों को इस किस्म के जो काम करवाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी का, अमरिंदर सिंह का, राहुल गांधी का पुतला फूकने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के चर्चा जिले कार्यकर्ता। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने कहा है कि आंदोलन अब राजनीतिक पार्टियों का हो गया है, जिसको लेकर पंजाब सरकार जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि जो किसान है, जो कोई केवल जिनका खेत से ताल्लुक है, वो इस टाइप का काम करते भी नहीं। ये तो केवल और केवल, जैसे हमने पहले कहा, जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है या कुछ है सामाजिक तत्व है, केवल वो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं। नहीं, कोई सारा का सारा किसान, आप इस लाख या 50,000 किसान बैठे तो सारा देश का किसान थोड़ी आ गया। ये किसान नहीं बैठे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है। और कांग्रेस पार्टी जिनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है, वो एक साजिश के तहत किसानों को बरगला रही है। इस घटनाक्रम को तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के आज हरियाणा के अंदर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जताया गया है। और इसी के साथ सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से अब ये किसान आंदोलन का जो रुख है वो आगे रहेगा। आज की बड़ी बहस के अहम सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि आखिर कमेटी की रिपोर्ट में क्या समाधान का जो रास्ता है वो निकलेगा, किसानों के आगे की और अगली रणनीति क्या होगी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी विधायक के साथ मारपीट हुई है और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस जो आमने सामने हैं, इसके भी क्या मायने समझे जाएं। तो कुल मिलाकर के ये तीनों ही सवाल अपने आप में आज बहुत अहम हैं। इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। इन्हीं तीनों सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा भी करेंगे। आगे की रणनीति किसानों की क्या है, ये भी जानने की कोशिश होगी। विधायक की पिटाई पर आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसके मायने क्या हैं, ये भी आज चर्चा हम करेंगे। और इसके अलावा जो सीलबंद लिफाफे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई थी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या है और क्या उस रिपोर्ट से इस आंदोलन का आगे का जो रास्ता है वो होगा या उसका कोई हल निकलेगा, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई, आइए इसको ग्राफिक के जरिए भी आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर दरअसल क्या है, कृषि कानूनों पर आपको बता दें कि बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 19 मार्च को कमेटी ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी और अब इसी रिपोर्ट के अंदर क्या है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो आगे का डिसीजन है उस पर सबकी निगाहें हैं। कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था और उसके बाद लगातार ये कमेटी तमाम किसानों के साथ चर्चा में रही और उसके बाद इस रिपोर्ट को अब सौंपा गया है। और अब इस रिपोर्ट में आगे क्या है, इसके आधार पर आगे क्या होता है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अमनदीप केसरी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रणव धवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। प्रणव धवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं, एक तरफ तो जो बीजेपी विधायक के साथ हुआ उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, दूसरी तरफ कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जा चुकी है, और तीसरी तरफ ये किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। क्या मायने इसके समझे जाएं आज के विरोध प्रदर्शन के, और क्या जो रिपोर्ट सौंपी गई है उससे उम्मीद की जाए कि हल की ओर बढ़ेंगे? चलिए प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ। राजेश दहिया जी, एक तो जो रिपोर्ट सौंपी गई है सीलबंद लिफाफे में, क्या सुप्रीम कोर्ट से ही अब उम्मीद की जाए कि वहीं से कोई निर्देश होता है तो उसके बाद किसान आंदोलन का जो अगला आगे का रुख है वो स्पष्ट होगा? और दूसरा, पंजाब कांग्रेस के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दो तरीके के विरोधाभासी आज बयान भी सुनने को मिले हैं इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए। मैं आपके दोनों पर ही रिएक्शन चाह रहा हूं। राजेश दहिया जी। आयुष जी, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई है और 3 आदमियों ने जो जब डेप्यूट की सुप्रीम कोर्ट में
उसमें जो उन्होंने फैसला दिया होगा वो तो ज्यादा अच्छा वही बता सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जो फैसला होगा वो किसानों के हित में नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी हम पहले बता चुके थे कि वो इस कृषि कानून के समर्थन में अपने बयान दे चुके हैं। जो देशा पब्लिकली उस समर्थन में बयान दे चुका है, वो रिपोर्ट में क्या हम उम्मीद करेंगे हमारे फेवर का होगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो उसके बाद भी रिपोर्ट को वो सुन के उस पर इम्प्लीमेंट करता है या और किसानों के लिए समय देता है। तो हमारी जो सारी जो प्रतिक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, ये आदेश जो करेंगे उसके बाद हम अपना जो अगली रणनीति बनाएंगे उसके बाद बनाएंगे। दूसरा, आपने पंजाब का जो क्वेश्चन पूछा है, तो पंजाब का क्वेश्चन ये है कि हम जब किसान आए थे तो हमारा जो हरियाणा सरकार ने इतना अच्छा स्वागत किया था कि हमारे किसानों पर भी ऐसे लाठियां डंडे बरसाए गए थे, तो उसका जो दर्द था वो 4.5 महीने बाद आपको देखने को मिला होगा। जब ये बता दिया गया है कि बीजेपी के किसी भी आदमी को भारत की जो जनता है वो जितने भी यहाँ नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसमें लाइक नहीं करती है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जो बीजेपी का फटका डाल के कमल का निशान गले में डाल के घूमता है उससे भी लोग नफरत करते हैं, उसको नफरत की निगाहों से देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी बीजेपी के वो पदाधिकारी हैं या नेता हैं या ये आपके एमएलए एमपी हैं, वो निर्देश मान लें और अपने घरों में बैठे रहें और किसानों के हित की बात करेंगे तो किसानों के बीच में जाने का साहस करेंगे। लेकिन इस ये जो एमएलए है पंजाब का, मैं हैरान हूँ इसने ऐसी गलती क्यों की कि इसने अपनी भी बेइज्जती कराई, बीजेपी की बेइज्जती भी कराई, अब प्रदेश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जो कि ये बीजेपी वाले चाहते थे। हम किसान जो हैं वो अपने आंदोलन में बैठे हुए हैं, हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड है कि जब कानून वापस ले लें और हमारे एमएसपी में कानून बना दें। लेकिन ये बीजेपी जो सरकार है वो ये काम नहीं करके और ये कहती है हमें ये दे दी, आपको ये स्कीम दे दी। चलिए राजेश दहिया जी, आपके हिसाब से बीजेपी के सभी नेताओं को डर के घर में बैठना चाहिए, बाहर उनको नहीं निकलना चाहिए जब तक कि कानून वापस नहीं हो जाते हैं। इस देश के अंदर अब ऐसे ही होना चाहिए। राजेश दहिया जी, डरना चाहिए लोगों को, डरना चाहिए। एक सेकंड राजेश दहिया जी, डरना चाहिए इस देश के अंदर, कम से कम किसानों से तो डर जाना चाहिए, क्योंकि किसान डंडा उंडा लेके खड़ा है, मारेगा, कपड़े फाड़ेगा, हाथ पैर तोड़ेगा, इसलिए किसानों से तो कम से कम डरना चाहिए। दहिया जी, हम ये नहीं कहते कि हमसे डरे, हम तो कहते हैं आप ही तो कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि आपने ये बात कही, आप इस डिबेट में भी अभी इसी बात को कहा, आपने पहले भी कहा कि ये लोग कहीं ना जाओ, आप लोग कहीं मत जाना, नहीं तो आपसे नफरत कर रहे हैं लोग। मतलब किसान डंडा लेके खड़ा है आपको मारने के लिए। दहिया जी, आपकी बात का मतलब ये है। तो किसने मारा, किसने पिटाई की? एक सेकंड वीरेंद्र जी, किसने पिटाई करी बीजेपी विधायक की? आपके सामने आया चैनल पे, कोई ये कहते हैं कांग्रेस ने पिटाई की, कांग्रेस कहते हैं बीजेपी वाले ने पिटाई की। किसने कपड़े फाड़े? दहिया जी, किसने कपड़े फाड़े? आप ही तो कह रहे हैं ना कि इनसे डरें, आपने कहा ना कि डरें भाई, बाहर मत जाएं, आपने ये बात कही दहिया जी। आपने हाँ नफरत करती है, तो उसमें उसके अंदर किसान है ना, वो डंडा लेके खड़ा हुआ है मारने के लिए। आयुष जी, जो भारतीय जनता है वो इसे आज की डेट में नफरत करती है। आयुष ये निर्धारित आप नहीं करेंगे दहिया जी कि इनसे कौन नफरत करता है, कौन प्रेम करता है, लेकिन हाँ ये आप निर्धारित कर दें कि डंडा लेके किसान खड़ा हुआ इनको मारने के लिए। वीरेंद्र चौहान जी, डंडा लेके खड़े किसान आपको मारने के लिए। एक सेकंड, अब दहिया जी, अब मैं इसका जवाब लूंगा, ठीक है दहिया जी, मुझे समझ में आ गया। वीरेंद्र जी जवाब दें। आयुष भाई, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ सार्वजनिक रूप से जिन भी लोगों ने अभद्रता की, नीचतापूर्ण कार्य किया, मैं उसकी आपके चैनल के माध्यम से भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। भारत के किसी भी नागरिक को, सुन लीजिए राजेश दहिया जी, मैंने आपको सुना, भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी दूसरे नागरिक से नाराज होने का अधिकार है। सुन लीजिए, बीच में कृपा करके ना बोलें। भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी दूसरे नागरिक से नाराज होने का अधिकार हो सकता है, परंतु भारत का कानून भारत के किसी भी एक नागरिक को किसी भी दूसरे नागरिक के साथ इस तरह का भद्दा, गैर कानूनी, असंवैधानिक, गैर प्रजातांत्रिक, निंदनीय व्यवहार करने का हक नहीं देता। जिन्होंने भी पंजाब में ये कृत्य किया है वे किसान हैं तो भी निंदा के पात्र हैं, और मैं ये मानता हूं कि कोई अच्छा किसान, कोई सच्चे अर्थों में स्वयं को किसान मानने वाला व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। जिसने भी किया उसने घटिया काम किया है। प्रजातंत्र में ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयुष भाई, देश में मतभेद पहली बार नहीं हुए हैं, प्रजातंत्र में हमेशा मतभेद रहते हैं, और मतभेदों का मतलब ये नहीं होता
कि आप जो कहेंगे वही माना जाएगा और जो आप कह रहे हैं उसको जो नहीं मानेगा उसको आप पीटोगे, पीटने की धमकी दोगे, उसके कपड़े फाड़ दोगे। जो इस तरह से देश को चलाना चाहते हैं उनकी प्रजातंत्र में कोई आस्था नहीं है, और जिसकी प्रजातंत्र में आस्था नहीं है, मैं नहीं मानता भारत के संविधान से उसको हक मांगने का भी कोई, किसी हक की बात करने का भी उसको अधिकार है। पहली बात, राजेश दहिया जी पता नहीं कहां से न्यायाधीश बन गए, इन्होंने फैसला कर लिया भारत की जनता भाजपा से घृणा करती है। आप कौन से ग्रह पर रहते हो राजेश जी? भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आयुष भाई, इनको रोक लीजिए आयुष जी। राजेश दहिया जी, देखिए यहाँ पर कौन किससे नफरत करता है, कौन किससे प्रेम करता है, उसका सर्टिफिकेट लेके कोई नहीं बैठा है। उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर मुझे किसी से नहीं चाहिए। कौन किससे प्रेम करता है, कौन किससे नफरत करता है, इसके लिए इसको आप जनता के ऊपर ही छोड़ दें। उसके लिए ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाएंगे, जनता अगर घृणा करती है, नफरत करती है तो इनको जवाब देगी। इसलिए यहाँ सर्टिफिकेट कोई ना दे, सर्टिफिकेट यहाँ कोई ना बांटे। प्रवीण जी, वीरेंद्र जी अपनी बात खत्म करें जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि भारत की जनता किससे घृणा करती है, किससे नफरत करती है, किससे प्यार करती है, ये जताने का भी तरीका किसी के कपड़े फाड़ना नहीं है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। राजेश दहिया जी, शर्म करो अगर आपको पंजाब की घटना पर शर्म नहीं आ रही। चौहान साहब, इंदिरा गांधी के मुद्दे के बाद सरकारों ने नफरत की थी, सरकारों को खत्म किया गया था, अरे भैया मेरे सुन लो, मैं उत्तर दे रहा हूँ, अपनी बारी में बोल लेना। जो पंजाब की घटना, अरे सुन लो, पंजाब की घटना का समर्थन करने वाले लोग और मानसिकता दोनों घटिया हैं। उस घटना का समर्थन करने वाली मानसिकता घटिया है। आइए उसका पुरजोर तरीके से उसकी निंदा करें, सबको करनी चाहिए। राजेश दहिया जी सड़कों, चलो मैं प्रणव जी समय इसका जवाब लेता हूँ। प्रणव धवन जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, प्रणव धवन जी हमारे साथ मौजूद है। प्रणव धवन जी जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। एक सेकंड, प्रणव धवन जी से मैं जवाब लेता हूँ। वीरेंद्र जी देखिए समय कम है मेरे पास, सब लोग हैं अभी मेरे पास, एक एक में रिएक्शन लेता हूँ, मैं फिर आऊंगा आपके पास। प्रणव धवन जी जवाब दें इसका। ऐसा है, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हमारे पंजाब प्रदेश के प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी इस बात की पुरजोर निंदा कर चुके हैं कि लोग के द्वारा चुना गया एक, आप सिपाही कहें या देश का सेवा, इस लोगों का सेवादार कहें, उनका अगर इस तरह से प्रजातंत्र में हनन होता है वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आज भाजपा से मिला उठी है कि उनके विधायक के साथ ऐसी बात हुई। मैं ये पूछना चाहूंगा इसके कारण क्या थे? कभी आपने ये सोचा, आपने देखा कभी किसान 120 दिनों से अगर वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे अपने प्रणव जी एक सेकंड, प्रणव जी मुझे बताइए, कांग्रेस के विधायक हरियाणा के अंदर भी हैं, कांग्रेस के विधायक और भी कई प्रांतों के अंदर है, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके विधायक के साथ यही बदसलूकी हो, यही एक्सक्यूज देंगे आप यहाँ पर बैठ करके? प्रणव जी आप यही कहेंगे कि उस विधायक को या फिर फला पार्टी को अपने गिरबान में देखना चाहिए था? प्रणव जी सरकार आप चला रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी से मत भागिए केवल निंदा करके, कि उनको समझना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। प्रजातंत्र की बात है तो क्या प्रणव धवन जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक जहां जहां भी हैं, अगर कल को उनके साथ ऐसा ही होता है तो कांग्रेस पार्टी क्या देखेगी अपने गिरबान में झांक करके कि आखिर क्यों हुआ उस विधायक के साथ ऐसा? चुने हुए प्रतिनिधि के साथ अगर जहां पर आपकी सरकार है या जिस भी पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। प्रणव धवन जी ये कहकर के आप बच नहीं पाएंगे यहाँ पर। नहीं, पहले मेरी बात एक सेकंड, मैं प्रणव जी की बात को सुनना चाह रहा हूँ। वीरेंद्र जी, मैं प्रणव जी की बात को सुनना चाह रहा हूँ। निंदा करने से क्या होता है? कल को कांग्रेस पार्टी के विधायक के साथ भी ऐसा ही अगर होता है तो निंदा करने से काम चलेगा? निंदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर जहां पर हैं, और फिर कहिएगा कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांक कर देख ले। किसी की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना? विधायक को सरेआम कोई पीटेगा, उसके कपड़े फाड़ देगा और आप कहेंगे कि हमने तो साहब निंदा की थी, बाकी भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है उसके साथ ऐसा हुआ। तब तो सब अपनी अपनी सुरक्षा खुद कर लेते हैं। क्या जरूरत है आपकी पार्टी की और आपकी पार्टी के अंदर सरकार की? आयुष इनको गुंडागर्दी का कि इनके भाजपा के विधायक वहां करने क्या गए थे जहां पर किसान इकट्ठा? विधायक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है प्रणव धवन जी, और चुने हुए जनप्रतिनिधि को कहीं भी जाने का अधिकार है, उसको सुरक्षा देने का काम आपका है। आपके विधायक जहां जहां चुने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर हैं,
वहां पर उनको कहीं नहीं जाना चाहिए। कल को वहां पर उनके साथ मारपीट हो तो जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी या विधायक स्वयं होगा या भारतीय जनता पार्टी होगी जिसकी सरकार है? 300 किसान मर चुका है बॉर्डरों पर। प्रणव धवन जी, देखिए उस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसमें आपकी चूक हुई है। इसको स्वीकार करिए, इसको स्वीकार करिए। बाल मुकुंद शर्मा जी। जी देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि वहाँ हमारी सरकार है और हमारी जिम्मेवारी है कानून बनाना। और आपने विजुअल देखे भी होंगे फोटो, पुलिस ने उनको पूरा प्रोटेक्ट किया है। प्रजातंत्र में चीजों के लिए कोई स्थान नहीं। मैं ये कहता हूँ ये तो बहुत बड़ी घटना है, किसी को धमकाना भी गलत बात है। डेमोक्रेसी सेटअप में, प्रजातंत्र में यही तो खूबी है, सबको अपनी मांग मानने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन किसी के ऊपर हाथ उठाने का या किसी की जान माल को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं। तो मैं फिर इसकी निंदा करता हूँ और पंजाब सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि कार्रवाई वो करनी चाहिए। बाल मुकुंद जी, थोड़ा माइक के पास आकर बोलें तो मुझे लगता है आपकी ऑडियो स्पष्ट आएगी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इसकी निंदा करते हैं और कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनेगी वो करने की हिदायत हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी है। और आपने देखा भी होगा फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया है और ये जिम्मेवारी बनती है कानून की स्थिति देख रेख रखना, वहाँ हमारी सरकार है, हम सरकार की हमारी जिम्मेवारी बनती है और ये बहुत निंदनीय कदम है। और कोई भी नेता, ये तो एक विधायक थे, एक आम आदमी की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है और वो क्योंकि वहाँ हमारी सरकार है इसलिए हम पूर्ण रूप से जिम्मेवार है उस घटना के लिए और उस पर उसको न्याय दिलाएंगे विधायक को और उनका सम्मान हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल इस घटना की निंदा करनी चाहिए, इसमें कोई फेंट बट नहीं है। आंदोलन अपनी जगह है, किसान सच्चे होंगे अपनी जगह है, वो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन किसी पर हाथ उठाने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया। बिल्कुल इस तरह की घटना, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती तो अराजकता फैल जाएगी। प्रजातंत्र में ये नहीं होता। अब वो हमें बताया, वो हम जिम्मेवार हैं और पूरी जिम्मेवारी से शिद्दत से काम करेंगे। चलिए प्रणव धवन जी, मुझे लगता है बाल मुकुंद शर्मा जी से ही समझ लीजिए भाई कुछ। देखिए वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो भी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही, ये बारीक लाइन होनी चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंजाब के ही अंदर है, कांग्रेस पार्टी के विधायक आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उस स्टेट के अंदर जो भी रूलिंग पार्टी है उसकी होती है। इसलिए सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा और ये कहने से आप बच नहीं पाएंगे कि इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये स्थितियां बनी क्यों। भाई उसी परिस्थिति को रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर होता है, इसीलिए पुलिस फोर्सेस होती है और इसीलिए सरकार आपकी है, इसलिए जिम्मेदारी आपको ये तय करनी पड़ेगी। अमनदीप केसरी जी। जी आयुष जी, कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? और साथ ही साथ अभी मैंने राजेश जी से भी यही बात पूछी थी कि वो जो सील बंद लिफाफे के अंदर रिपोर्ट सौंपी गई है उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें राजेश दहिया जी की बात से मुझे लगी नहीं। वो कह रहे हैं कि उसके अंदर तो लोग ही ऐसे हैं, उसमें रिपोर्ट में भी पॉजिटिव होगा क्या? जी आयुष जी, जो पहले रिपोर्ट की बात मैं कर लेता हूँ। जो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने आज सौंपी है, देखिए उस कमेटी, बिल्कुल राजेश जी सही कह रहे हैं, किसानों ने पहले से ही उस कमेटी के ऊपर अपना जो है विश्वास नहीं जताया था। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी उस कमेटी की रिपोर्ट होगी किसान उस पर सहमत होंगे। आगे जो भी देखना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखना है क्या उस कमेटी में है और क्या वो निर्णय किसानों के लिए लेता है। और रही बात दूसरे घटनाक्रम की जो पंजाब के अंदर हुआ, देखिए बाकी सब बातें तो आपने यहाँ पर चर्चा की। एक चीज पर मैं आना चाहूंगा आयुष जी की, ऐसे ही घटनाक्रम हमारे उप मुख्यमंत्री की जो हेलीपैड को खोद दिया गया और निरंतर और भी कार्यक्रम हुए, बहिष्कार किया गया विधायकों का। खुल करके सरकार के विधायकों ने भी ये माना है कि भाई हमें गांव में जाने में हमें भय है, हम नहीं जा सकते। तो देखिए ये नहीं मानना चाहिए कि सरकार करवाती है ये सब। हरियाणा में तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो नहीं करवा रही अपने विधायकों के खिलाफ ऐसा, और विधायक खुद कह रहे हैं। इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि किसानों के जो मन के अंदर इतना जो गुस्सा है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ इतना ज्यादा कठोरगात जो बर्ताव कर रही है, उनके साथ जो जाति कर रही है, उसको लेकर के किसानों के मन में गुस्सा है। और किसानों ने जब कहा है कि आप सार्वजनिक कार्यक्रमों को
बंद करिए, हम आपके सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे, या तो आप हमारे समर्थन में आइए। अमनदीप जी, लेकिन ये बहिष्कार का तरीका नहीं हो सकता ना, मैं कह रहा हूं कोई भी हो। नहीं, आप विरोध करिए, काले झंडे दिखाइए, मत जाने दीजिए, मत घुसने दीजिए, लेकिन मारपीट करने पर उतारू हो जाएंगे तो फिर तो दोनों तरफ से एक्शन का रिएक्शन होता है ना। देखिए, इसमें मैं वही कह रहा हूं, जैसे आपने कहा, ये तो बहुत गलत परिपाटी है। असहमत होने पर आप किसी के कपड़े फाड़ देंगे, ये कैसी परिपाटी? वो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा, और वो वहां पे किया भी है, और वहां पे केस मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसा नहीं है कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, कोई ना कोई घटनाक्रम होता है तो दोनों पक्षों की जिम्मेवारी है। ऐसा मत कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है किसानों को उकसाने का काम कर रही है। लगातार ऐसे बयानबाजी करने से मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त कर चुका हूं कि बचना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके ऐसी बयानबाजी आती है। आप अभी मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता से पूछ सकते हैं कि जब चीरहरण विधायकों का पटना की विधानसभा में होता है तो क्या ये भर्त्सना करते हैं? जब विधायक इनके विधायक खुलेआम किसानों के ऊपर, जब लोनी का विधायक गाजीपुर बॉर्डर पे आता है उनको मारने के लिए, क्या ये निंदा करते हैं? ये दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये दोनों तरफ इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, और ये कोई हमारे लिए नया नहीं है। जिम्मेदारी भी तो दोनों की होगी ना अमनदीप केसरी जी। ठीक है, मैं तो यहाँ पर कोई निर्धारित करने के लिए बैठा नहीं हूँ। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन होता है तो जिम्मेदारी दोनों की है ना, दोनों पक्ष की। किसानों को समझाने का काम भी तो किसान नेताओं का है, या किसानों को सिर्फ बॉर्डर पर लाने की या उनको ये कहने की आप विरोध करिए, बस यहीं तक जिम्मेदारी है किसान नेताओं की। किसान नेताओं की जिम्मेदारी इससे आगे भी तो कुछ होगी कि कम से कम ये कहें कि हाँ चलिए ठीक है, अगर आप किसी से असहमत हैं, आप किसी को नहीं चाहते कि वो आपके इलाके में भी आए, तो आप उसको विरोध करिए, उसको आप जाने दीजिए। उसके कपड़े फाड़ें, उसके ऊपर डंडे बरसाएं, लाठी बरसाएं, उसको एक शटर दुकान के अंदर घुस करके अपनी जान बचानी पड़ रही हो, भाई इसको आप तर्क संगत, न्याय संगत कैसे ठहराएंगे? नहीं, आयुष जी, किसी ने न्याय संगत नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब केवल किसान नेताओं की जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए। या बीजेपी अगर कुछ गलत कर रही है तो आप भी गलत करिए, गलत का जवाब गलत से दीजिए, फिर तो बहुत बढ़िया परंपरा पड़ रही है। और फिर उम्मीद करते रहिए कि हाँ समाधान निकल आएगा। राजेश दहिया जी, किसान नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए, तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन थे जिन्होंने मारपीट की? राजेश जी, आप भी थोड़ा माइक के पास आके बोले, आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं आ रही है। शांति से बात करके आए थे, हमारे मंत्री जी ने हमारी बेइज्जती कर दी थी, उसके चले गए थे, लेकिन हम फिर भी इज्जत से आए थे। किसान जो है वो इज्जत से बात करता है, और वो अपनी लड़ाई जो लड़ रहा है अपने दम पे लड़ रहा है। वो ना कभी किसी कांग्रेस सरकार से डरता है, ना कभी बीजेपी सरकार से डरता है। रही बात आपकी बीजेपी की विधायक की, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे हरियाणा में भी बीजेपी के विधायकों ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। तो इस नारायण साहब को ऐसी क्या खुजली उठ रही थी कि वहां पर गया अपने परेशानी क्रिएट करने के लिए? अरे भाई, आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दिया ये बताइए? की सोची समझी साजिश है। किसानी के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दिया? करना चाहते हैं, इसलिए जान के गया ये। अगर ऐसा होता तो क्यों जाते? राजेश जी, मुझे बताइए कि अगर इनसे इतनी नफरत है भाई, तो इनसे फिर बातचीत क्यों करनी है आपको? भाई नफरत है ना सबको कि इनके खिलाफ लोगों के अंदर माहौल है, नफरत है, कोई इनको पसंद नहीं करता, कोई इनको देखना नहीं चाहता, और अगर वहां जाएंगे तो उनकी मारपीट भी होगी, इनके साथ मारपिटाई भी होगी, तो फिर किससे क्या उम्मीद करके बैठे हुए हैं आप लोग? जिस इंसान से आप नफरत कर रहे हैं उससे आप क्या बात कर रहे हैं? आप ही तो कह रहे हैं ना कि जनता नाराज है, किसान नाराज है, सब नाराज है, फिर उम्मीद क्या कर रहे हैं? ये पूरी जनता नाराज है सर, नॉट किसान। बीजेपी वालों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पर झगड़े के जैसा बढ़ता जा रहा है। राजेश दहिया जी, इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। प्रदर्शन का, विरोध करने का एक तरीका होता है, उस तरीके के आधार पर अगर आप लोग करते रहेंगे तो उसको जन समर्थन मिलेगा, लेकिन जब आप उससे भटकेंगे तो लोगों का भी समर्थन आप खोएंगे। दहिया जी, बहुत बारीक लाइन होती है, वो समझने की जरूरत होती है, और अपने किसान नेताओं को भी मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए। वीरेंद्र जी, नहीं, हम तो कहते हैं ये काम करते ही नहीं सर। आयुष जी, किसान जो काम करता ही नहीं है, ये जो भी सोच समझे शादी किसी दूसरे की है। दहिया जी, किसने मारा? बीजेपी विधायक को किसने मारा? या तो भाई किसान होंगे, या क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बीजेपी के विधायक को मारा जाकर के? और वो जो जनता है, वो जनता भी तो आपके ही पक्ष में खड़ी हुई है ना, जिसने मारा होगा जाके, क्योंकि आप कह रहे हैं वो नफरत करती है। कोई तो समझाएगा ना उनको। आपके नेताओं को कहना चाहिए ना कि भाई शांति बना के रखे, ना करे मारपीट। कोई नहीं कहता, बस ये कहेंगे कि ये बीजेपी ने करवा दिया, ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये उसका फायदा लेना चाहते हैं।
हाँ बाकी फायदा लेना चाहते हैं। आयुष भाई चलिए वीरेंद्र जी। आयुष भाई, पंजाब की जो भी घटना हुई, पंजाब में विधायक के साथ जो बर्ताव हुआ, वह ऐसा कुकृत्य है जिसका बचाव किसी भी तरह से हमारे विरोधियों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी अराजकता की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तो देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा। इस बात को सबको समझना चाहिए। मुझे अच्छा लगा जब बाल मुकुंद जी ने बिना कोई दाएं बाएं की बात की, सीधे तौर पर उस घटना की जिम्मेदारी भी ली और उसकी निंदा भी की। मैं पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता का जो रवैया है, जो उनकी टिप्पणी है, उस पर सवाल खड़े करना चाहता हूं। और मुझे ये लगता है कि ये जो अंदाज, जिस अंदाज में वो डिफेंड कर रहे हैं इस पंजाब की घटना को, ये कुछ वैसी सी ही शैली है जिस शैली में इनके शिखर नेता राजीव गांधी ने दिल्ली में जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ जो नरसंहार और हत्याकांड हुआ, उसके बचाव में कहा था। ये लोग सुन लीजिए जरा, बीच में मत बोलिए। देखिए प्रणव जी सुने भाई, देखिए मैं सबको समय दे रहा हूँ। प्रणव जी अपनी बारी में बोलिएगा, प्रणव जी अपनी बारी में बोलिएगा, ठीक है। और वैसे भी आज कांग्रेस के 2 प्रवक्ता हैं मेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें। कंडियाली तारों का इस्तेमाल किया, क्या वो सही था? आयुष आप इन्हें रोक सकते हैं क्या? प्रणव धवन जी ने क्या किया? देखिए एक बात है, हम निंदा करते हैं, है पंजाब की आयुष इनको रोका नहीं जा सकता, सिर्फ इन्हीं को बुलवा लीजिए आप। देखिए तो नहीं है ये तरीका मेरी बारी में। आप चुप होइए, मोहम्मद लगाने की राजनीति मत कीजिए। ये किसान अन्नदाता है, ये किसान अन्नदाता है। अरे प्रणव धवन जी, सबको पता किसान अन्नदाता है, बहुत नई बात आपने नहीं बताई है आज, बचपन से पढ़ते हैं और अभी भी सुन रहे हैं हम लोग। किसान अन्नदाता है, सबको पता है, नई बात नहीं बता रहे हैं आप वहां पर बैठ के कुछ, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुने प्रणव धवन जी, और सुनने की आदत डालें। प्रणव जी सुनने की आदत डाला करें, चर्चा में बैठते हैं तो सुनने की आदत डालें। चर्चा में बैठते हैं प्रणव धवन तो सुनने की आदत डालें। प्रणव धवन, मैं आखिर बार आपसे कह रहा हूं, चर्चा में बैठे तो सुनने की आदत डालें। पहले सुने कि सामने से क्या सवाल आ रहा है, उसके बाद जवाब दें। वीरेंद्र चौहान जी कंप्लीट करें। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उनकी हत्या के बाद देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मेरा तो सीधा आरोप है, हजारों सिखों की हत्या की। ये गुंडे हैं, ये हत्यारे हैं। अरे रुक जाओ आयुष, इन्हीं को बुलवा लो, फिर मैं तो नहीं बोलूंगा भाई। आयुष जी ऐसा है, देखिए हम किसानों के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, इन गुंडों को ही बुलाइए, मुद्दा भड़काए मत। इन गुंडों को ही बुलवाइए जो स्टूडियो में सुनना नहीं चाहते दूसरों को। मुद्दे की आयुष, अगर आप इनको म्यूट नहीं कर सकते, आयुष प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी बात कंप्लीट करें। देखिए प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी बात कैसे पूरी करूं, मैं कैसे पूरी करूं अपनी बात, बताइए आप। देखिए जब आप हमारे नेताओं को गलत बयानबाजी करेंगे, मैं बीच में बोलूंगा, ये मेरा हक है। और ये चलिए प्रणव धवन जी की ऑडियो को डाउन करें, प्रणव धवन जी की ऑडियो को डाउन करें। प्रणव धवन जी, आप निर्धारित नहीं करेंगे यहाँ पे बैठ के कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, कैसे चलाना चर्चा, ये मैं निर्धारित करूंगा। या तो आप अपनी बारी में बोलें या तो आप शांति से बैठें। जब मैं आपको समय दूंगा तो आप उनकी एक एक बात का जवाब दीजिएगा, चर्चा डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। वीरेंद्र जी कंप्लीट करें। आयुष भाई, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हजारों सिखों की हत्या हुई और उस समय के इंदिरा जी के पुत्र जो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ये कहकर के जस्टिफाई किया कि ये तो जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती ही है। कुछ उसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि किसान वहां पर आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया जस्टिफाइड है। ये कौन सी समझ है, कौन सी अराजकतावादी कांग्रेसी संस्कृति है जिसको वो पूरे देश में फैलाना चाहते हैं? साहब, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं इसको नितांत एक छोटे से उदाहरण के साथ यूं कहना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता के बेटे की शादी है और इनके किसी पड़ोसी को आपत्ति है, क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो इनके बेटे की शादी में न जाएं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो है वो उनके शादी के बीच में घुस करके वहां मारपीट करें, दूल्हे के कपड़े फाड़ दें, क्या इसकी कानून इजाजत देता है? क्या नैतिकता इसकी इजाजत देती है? क्या समाज इसकी इजाजत देता है? ऐसी अराजकता का समर्थन नहीं किया जा सकता। और इस डिबेट में अराजकता के समर्थन में, चाहे वो एक दल के प्रवक्ता हो या दूसरे दल के प्रवक्ता, जो भी अराजकता का समर्थन घुमा फिरा कर भी कर रहे हैं, उनको कल को अपने लिए ऐसे व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि
फील्ड में उनको भी उतरना है। जी, ये सवाल मैंने पहले ही पूछा था, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, ऐसा नहीं है कि जहां नहीं है वहां उनके विधायक नहीं है। जिम्मेदारी तय कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। वीरेंद्र जी, हाँ, बहुत जल्दी से कंप्लीट करें, समय नहीं। एक वाक्य केवल, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला, उनका एक बयान आया कि भाजपा के विधायक नेता कहीं दिखे तो इन्हें बांध लो, उकसाना इसको कहते हैं। बाहर निकलोगे तो पीटेंगे, उकसाना इसको कहते हैं। गुंडागर्दी भी इसी को कहते हैं, अराजकता भी इसी को कहते हैं। अभय सिंह वीरेंद्र जी, ये बहुत गलत परिपाटी है। कम से कम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर ऐसे होगा तो सबके लिए दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिन जिन राजनीतिक दलों के विधायक हैं उन सबके लिए दिक्कतें हैं। ठीक है प्रणव जी, अब आप जवाब दें। ऐसा है, मैं अपने साथी बीजेपी के प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगा, पहली बात वो कोई कांग्रेसी नहीं थे, वो किसान थे। वो किसान जो आज 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। ये देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। वीरेंद्र जी, अब आप सुने। वीरेंद्र जी, अब आप सुने। वीरेंद्र जी, देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, मैं ये तू मैं को चुप नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है वीरेंद्र जी, अब सुन ले, अब आप सुन ले। प्रणव जी, ये गोडसे की विचारधारा को अपनाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि हमारा किसान जो हमारा अन्नदाता है, वो बेचारा पिछले 4 महीनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आपके एक विधायक के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ये ऐसा हम मानते हैं कि वो बहुत ही दृढ़ व्यवहार किया गया, तो आपको यहाँ पे भावुकता आपकी उजलती है। लेकिन जो व्यवहार आपने किसानों के साथ किया है, 300 किसान मर गए, उनकी परिवारों के बारे में सोचिए। अरे आपके कृषि मंत्री कहते हैं, आपके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि एमएसपी किसानों की तो हम देना नहीं चाहते क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ है। आप किसानों का हक छीनने की बातें करते हैं। दूसरी बात, अरुण नारायण जी उस भीड़ में करने क्या गए थे? ईंट का जवाब ईंट और पत्थर का जवाब अगर पत्थर इस देश के अंदर होने लगा तो मुझे लगता है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं। फिर ये कहना बंद कर दे, आंदोलनकारी भी कहना बंद कर दे, राजनीतिक पार्टियां भी कहना बंद कर दें कि हम अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करें, खूब हिंसा करें। वो कुछ कहते हैं, आप उनको पीटिए, उनको मारिए, उनके कपड़े फाड़िए और फिर एक्शन का रिएक्शन देखते रहिए। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, घटना का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। उसको एक सेंटेंस में स्वीकार करना होता है कि हाँ गलती हुई है, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी इनकी जिम्मेदारी, इनकी चुनी हुई सरकार है। अगर ये किसानों की बात को नहीं मानते, किसानों में इतना गुस्सा है तो किसान इस सरकार को गिराएगी भी, लेकिन उसके लिए इजाजत ये नहीं हो सकती है, उसके लिए इजाजत ये नहीं हो सकती है कि आप किसी के साथ मारपीट करें और उसके बाद उसको आप जस्टिफाई करें। बालमुकुंद शर्मा जी, ठीक है, चलिए, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि किसानों में गुस्सा है, ये है, वो है, ये कारक, ये सब नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं। एक सेंटेंस में गलती है, लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं मेंटेन कर पाए या आप उसको सुरक्षा नहीं दे पाए। आप लोग को निंदा करनी चाहिए ऐसी घटनाओं की, क्योंकि आपके विधायक हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिन अगर स्टेट में आपके विधायक हैं, आपके विधायक के साथ यही बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यही एक्सक्यूज देंगे आपको और आपको स्वीकार करिएगा। फिर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के ये बोले कि आप कांग्रेस को पसंद नहीं करती है देश की जनता, तब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। बालमुकुंद शर्मा जी। आयुष जी, मैं एक 1984 घटना का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता ने किया, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और राजीव जी ने जब रात शाम को शपथ ली, उसके बीच में यह नरसंहार हुआ। उस समय देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं था। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति भवन से सीधे जहां जनता के बीच में राजीव जी गए और प्रजातंत्र में, जैसे मैंने कहा कि पंजाब की घटना के लिए मैंने जिम्मेवारी भी अपने ऊपर ली है कि हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। पंजाब की महान जनता, सिख कौम जो बहादुरी के लिए जानी जाती है, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में और मुगलों के टाइम में भी हमारी रक्षा की है, वो बहादुर कौम ने 3 बार पंजाब में हमारी सरकार बनाई है। उसके बाद ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रजातंत्र में कांग्रेस कभी भी हिंसा का सहारा नहीं देती, न हिंसा साथ चोरा चोरी घटना हुई थी, हमने महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापिस ले लिया था, हम उस विचारधारा के व्यक्ति हैं। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब मैं एक और नई बात पे आ जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता आगे से बोले तो ध्यान रखे, 1991 में जब वहां से हिंदुओं को कूच करना पड़ा जम्मू कश्मीर से, ये बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, उस समय सत्ता में ये लोग सत्ता में वीपी सिंह के भागीदार थे और वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। ये लोग, इनको ये ध्यान रखना चाहिए, बार बार उनसे 84 की दंगों की बात करते हैं। सुनिए मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आप बदला नहीं सकते, आप हत्यारे हैं, 1991
समय में सत्ता में थे आप बीजेपी के साथ। चलिए, अब इसे आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये चर्चा में यही समाप्त करूंगा। मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये गलत परंपरा लोकतंत्र के अंदर कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का व्यवहार हो, अब इसको कैसे आगे पंजाब सरकार टैकल करती है और इस पर आगे होता क्या है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।